चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे अपने लेक्चर 4 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, अंग्रेज़ों की भारत पर विजय। और इसमें अब हम आ चुके हैं हमारे छठे या सिक्स्थ पार्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे विक्ट्री ऑन मराठा। ठीक है, मराठों पर विजय। अब मराठों पर विजय किसकी विजय? अंग्रेजों की। अंग्रेजों में किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ना विक्ट्री ऑन मराठा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा लेंदी भी होगा। अब इसी को समझने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए उस समय की अगर बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर भी कौन सा था? वो मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, मराठा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था उसकी बात की जाए तो साउथ में ये जिंजी तक, यानी कर्नाटक के जो नवाब थे अरकाट के, वहाँ तक मराठा साम्राज्य का के स्टेट्स थे, वहाँ तक मराठा साम्राज्य के लैंड एरियाज थे। ठीक है, वहाँ से टीपू सुल्तान वाला जो पूरा एरिया था, एक जो पट्टी बन जाती है वेस्टर्न घाट की। ठीक है, तो एकदम जैसे हम बात करें तो जो मैसूर स्टेट था उसके आप देखिएगा उसके वेस्ट में मराठा साम्राज्य चल रहा है, और वेस्टर्न घाट से एक पतली सी पट्टी कवर करते हुए फिर उत्तर में पूरा गुजरात, राजस्थान के राजपुताना और एमपी मध्य प्रदेश, तो लगभग गंगा यमुना के दोआब तक, यहाँ तक पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। नागपुर से होता हुआ बंगाल वाले रीजन तक टच करता था। इट मीन्स एक बड़ा एम्पायर था, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, पावरफुल भी था। पूरा महाराष्ट्र तो है ही। तो देखिए अब मराठा साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, शक्तिशाली साम्राज्य था, इजीली इसे डिफीट नहीं किया जा सकता था, और अंग्रेज भी इस बात को जानते थे और हमेशा मराठों से वो बचकर ही रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो अब ऐसी क्या इवेंट्स हो गए, ऐसी क्या घटनाएं हो गई कि अंग्रेजों में इतनी हिम्मत आ गई और उन्होंने मराठों पर अटैक करने की योजना बनाई और मराठों से पर अटैक किया। ठीक है, तो ये जो बेसिक रीजन बनता है मराठों और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का, या ऐसा मौका जो मिलता है अंग्रेजों को मराठों पर अटैक करने का, वो मराठों के आपसी डिस्प्यूट के कारण बनता है। ठीक है, मराठों के जो आपसी विवाद बनते रहते हैं और उन पर अंग्रेजों की ना तीखी नजर होती है। ठीक है, जब मराठों में डिस्प्यूट चलता है, जब पुणे में डिस्प्यूट चलता है, विवाद चलता है, उस पर अंग्रेजी ऑफिसर्स की या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की एकदम नज़र होती है, और वो कंटिन्यूसली उन सारी बातों को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाते हैं? मुंबई प्रेसिडेंसी में बैठे हुए ऑफिसर्स तक। ठीक है, तो पुणे में जो भी घटनाएं घटती थी, क्योंकि पूरे के पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी का जो सेंटर था वो पुणे था, और पुणे में पेशवा के पद को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट्स थे, काफ़ी विवाद थे, काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म की जा रही थी। ठीक है, और उन सारे विवादों की इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचती थी? वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी मुंबई प्रेसिडेंसी में बैठे हुए गवर्नर के पास। ठीक है, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मुंबई, बंगाल एंड 3rd नंबर पे आपका मद्रास। ठीक है, और इन तीनों प्रेसिडेंसियों का सर्वा कौन था? तो वो हमें पता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यही सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है और सिस्टमेटिकली वे में हम इसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विक्ट्री ऑन मराठा में हम एंग्लो मराठा वॉर को हम डिस्कस करेंगे, आंग्ल मराठा युद्धों की बात करेंगे, और टोटल जो एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे टोटल 3 वॉर्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर होगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये होता है 1775 में, और कब तक चलता है? 1782 तक। ठीक है, 1775 से 1782 तक आपका पहला या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। ठीक है, इस वॉर में ना कई सारी ट्रीटीज होती हैं, कई संधियां होती हैं। जैसे सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत देखने को मिलती है 75 में, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 76 में, फिर ट्रीटी ऑफ बड़गांव होती है। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है। ठीक है, तो सालवाई की संधि भी एक इंपॉर्टेंट संधि है, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, ये सारी संधियां इंपॉर्टेंट संधियां हैं। दैट वाज साइंड इन ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा। अब यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड वॉर की अगर बात करें, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है उसकी बात कर लेते। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, 1803 से 1805 के बीच में हुआ है। कौन सा वॉर? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, और ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो पेशवा थे ना, बाजीराव,
पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, ये अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के साथ मिलकर उनसे सहायक संधि पर साइन कर देता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो थी अंग्रेजों की, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो कौन लेकर आया था, बेलेजली लेकर आया था। तो बेलेजली की उस सहायक संधि को 1802 या 3 के अप्रोक्स 1802 या 3 में जो पेशवा थे पुणे के, वो क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते हैं। और एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ बेसिन कहा जाता है, बेसिन की संधि, और उसके माध्यम से जो बेसिन वाली जो टेरिटरी थी वो किसे मिल जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। तो ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है ना, इसमें जो ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन, जिसके तहत एक सब्सिडरी अलायंस भी कर लिया जाता है, सहायक संधि भी साइन कर दी जाती है पेशवा के द्वारा। बाजीराव सेकंड किसका पुत्र है, रघुनाथ राव का, ठीक है, रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय। अब रघुनाथ राव तो कभी पेशवा बन नहीं पाया, और रघुनाथ राव की ये इच्छा थी कि वो नहीं तो उसका पुत्र ही पेशवा बने, और इसीलिए रघुनाथ राव का जो पुत्र है बाजीराव द्वितीय वो पेशवा बनता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे जो तीसरा वॉर होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, तो जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर है वो लड़ा जाता है 1817 से लेकर 1818 तक, ठीक है। 1817 से 1818 के दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है 1817 to 18, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि 3 जो वॉर्स हुए हैं वो कब कब हुए हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा 1775 to 82, सेकेंड 1803 to 1805 एंड थर्ड वॉज 1817 to 1818, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे पहले एंग्लो मराठा वॉर से, फर्स्ट आंग्लो मराठा युद्ध से, जो लड़ा गया था 1775 से 1782 के बीच में, ठीक है। देखिएगा अब हम बात करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और टाइम आप लोगों को बताया है 1775 से 1782, 1775 से 1782 के बीच, ठीक है। अब ये जो पहला आंग्लो मराठा युद्ध है, इसकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे हम जाने की कोशिश करते हैं, और हम बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध से, ठीक है। स्टोरी जो शुरू होगी वो होगी पानीपत के थर्ड वॉर से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत तृतीय, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 14 जनवरी 1761। तो 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वहां से स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, ठीक है। मराठों की एक बहुत बुरी तरह से क्या हुई थी, हार हुई थी। द डिफीट ऑफ पानीपत, ठीक है, वॉज अ ह्यूज सेटबैक फॉर द पेशवा बालाजी बाजीराव। अब इस हार का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, या देखिए मराठों का जो एक्सपांसन है उस पर तो प्रभाव पड़ा ही, साथ ही जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनके ऊपर इस बात का काफी दुख हुआ और काफी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन दैट बैटल, इस युद्ध में इनके जो भाई थे जैसे सदाशिवराव भाऊ, इसके अलावा शमशेर बहादुर, इसके अलावा जो इनका पुत्र था विश्वास राव, उनकी भी क्या होगी, मृत्यु होगी। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट मराठा सरदार थे, मराठा चीफ थे, जो मुख्य थे, कई सारे मराठा सरदारों की जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो रणनीतिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस थे मराठा साम्राज्य के लिए, उन सभी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, समझ गए। तो ही लॉस्ट द ब्रदर्स, हिज ओन सन एंड सेवरल इंपॉर्टेंट जनरल्स इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इन सभी लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। ही टू डाइड आफ्टर 6 months ऑफ दैट बैटल ऑन जून 1761। तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है जून 1761 में। जून 1761 में किसकी डेथ हो गई, पेशवा बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी डेथ हो जाती है जून 1761 में। अब क्या हुआ, अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहां पर आफ्टर हिज डेथ जो पेशवा की जो कुर्सी थी वो खाली हो गई, ठीक है, पेशवा की कुर्सी खाली हो गई। अब जब पेशवा की कुर्सी खाली हो गई तो इनका ही जो एक सगा भाई था, ठीक है, इन्हीं का एक सगा भाई था, ठीक है, कौन, एक भाई शमशेर बहादुर की तो डेथ हो चुकी है, अब इनका एक सगा भाई था जिसका नाम था रघुनाथ राव, ठीक है। रघुनाथ राव की अगर बात करें ना तो काफी महत्वाकांक्षी था, और रघुनाथ राव अपने करियर के 11 ईयर अपने बड़े भाई की पेशवाशिप में था,
और अब जब उसे लगा कि अब अपने उसके भाई की डेथ हो चुकी है, तो अब वो अगला पेशवा बन जाएगा। ठीक है, तो पेशवा बनने के लिए काफी उसकी महत्वाकांक्षा थी, और अब वो ये कंफर्म हो चुका था कि अब वही पेशवा बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो है उस इनका जो पुत्र है वो तो 16 ईयर ओल्ड है, 16 साल का है, कौन, माधवराव प्रथम। तो अब ये पूरा भरोसा हो चुका था रघुनाथ राव को कि अब वो पेशवा बनेगा। ठीक है, कोई इशू ही नहीं होगा। लेकिन पेशवा बना कौन, माधवराव प्रथम। यहां पर पेशवा कौन बनता है, यहां पर पेशवा बनता है माधवराव फर्स्ट। ठीक है, माधवराव फर्स्ट पेशवा बन गए। ठीक है, इसने अपनी जो क्या नाम बताया मैंने, रघुनाथ राव। इसे ना राघोबा के नाम से भी जाना जाता है। तो रघुनाथ राव जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था पेशवा बनने के लिए, और इसकी काफी इच्छा थी, इसने अपनी इच्छा को अभी अपने मन में ही दबा लिया। ठीक है, जब पेशवा बना कौन, माधवराव प्रथम, तो इसकी बड़ी इच्छा थी लेकिन ये पेशवा नहीं बना। ठीक है, इसने अपनी इच्छा को अपने मन में दबा लिया, और अब ये किसके अंडर कंट्रोल में है या किसके अंतर्गत ये काम कर रहा है, माधवराव प्रथम। ठीक है, अब देखिए रघुनाथ राव ने भी काफी कुछ किया है मराठा साम्राज्य के लिए। रघुनाथ राव ने भी काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, काफी किले जीते हैं, काफी साम्राज्य स्टेब्लिश करने में हेल्प की है। जैसे कि रघुनाथ राव ने ही पंजाब या उत्तर बाला जो अटक तक के जो किले थे, जो फोर्ट्स थे, वो रघुनाथ राव ने ही कैप्चर किए थे। ठीक है, 1758 में जो टेरिटरी जो दुर्रानी साम्राज्य के हाथ में आ गई थी पंजाब की, और जो दुर्रानी साम्राज्य जो था अहमद शाह दुर्रानी वाला, है ना, जो उसने कैप्चर कर लिया था उस पर्टिकुलर टेरिटरी को, उन सभी को वहां से फ्री कराने के लिए किसे भेजा गया था, रघुनाथ राव को। और रघुनाथ राव ने सक्सेसफुली वो सारी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो राघोबा काफी महत्वाकांक्षी भी था, और साथ ही उसने कई सारे काम भी किए थे मराठा एम्पायर के लिए, साम्राज्य के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये महत्वाकांक्षी है, लेकिन अब किसके नियंत्रण में आ गया, माधवराव प्रथम के नियंत्रण में। अब माधवराव प्रथम कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। माधवराव प्रथम भी चारों अभी तक के पेशवाओं में सबसे महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो यहां पर माधवराव बिकम द नेक्स्ट पेशवा एट द एज ऑफ 16 ईयर। 16 वर्ष की आयु में ही माधवराव जो है वो पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, और माधवराव अच्छे पेशवा साबित होते हैं। माधवराव प्रूव्ड टू बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर and rebuilt the lost strength and prestige of the Maratha Empire within 10 years। तो ये एक अच्छे प्रशासक साबित होते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं, और मराठाओं का जो गौरव था, मराठाओं की जो प्रेस्टीज थी, जो स्ट्रेंथ थी, उसे अपने शासनकाल के सिर्फ 10th ईयर, अगले 10 साल में ही उस गौरव को पुनः क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर भारत तक इनकी पकड़ बन जाती है। और आप लोगों को पता है कि जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, जिसमें कि अलग अलग सरदार हुआ करते थे, जैसे इंदौर है, इसके अलावा हम बात करें ग्वालियर है, ग्वालियर के अलावा बड़ौदा है, नागपुर है। ठीक है, ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी ना, वहां के जो सरदार थे, इनकी लीडरशिप में और भी अच्छे से क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इन्होंने स्टेब्लिश कर लिया था। मराठा कॉन्फेडरेसी ऑल्सो वर्कड कॉर्डियली अंडर माधवराव प्रथम। तो मराठा कॉन्फेडरेसी के सरदार भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर रहे थे, किसके साथ, माधवराव प्रथम के साथ, बिकॉज ही वॉज अ वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक अच्छे रूलर या स्ट्रेंथफुल रूलर के रूप में साबित हो रहे थे। ठीक है, और इन्होंने भी कई सारी जो है वॉर्स जो है वो जीते हैं। जैसे कि इन्होंने 2 बार पराजित किया है किसे, या 4 बार पराजित किया है किसे, आपके हैदर अली को, निजाम को 4 बार पराजित किया है, और 2 बार पराजित किया है किसे, हैदर अली को। ठीक है, तो साउथ में भी इनका वर्चस्व था, और इन्होंने काफी कुछ चीजें हासिल की थी, किसने, माधवराव प्रथम ने। तो काफी बढ़िया साबित हो रहे थे। बट क्या होता है, इन्हीं के दौरान ये जो रघुनाथ राव है, ये काफी प्लानिंग करता है। अब देखिए, ये है ना एकदम हड़बड़ा रहा है, इसके अंदर काफी इच्छा है पेशवा बनने की, लेकिन नहीं बन पाया। तो अब ये काफी प्लानिंग करता है, काफी कंस्पायरेसी करता है कि किसी भी तरह से ये पेशवा बन जाए। ठीक है, काफी षड्यंत्र करता है, और मराठा साम्राज्य के खिलाफ भी जाकर कई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और जैसे ही माधवराव को अपने चाचा की एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, ठीक है, देन माधवराव क्या करते हैं, अपने चाचा रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। कहां पर, शनिवार बाड़ा में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, माधवराव प्लेस्ड रघुनाथ राव अंडर हाउस अरेस्ट इन शनिवार बाड़ा। तो शनिवार बाड़ा में कैद कर लिया जाता है किसे,
रघुनाथ राव को, क्योंकि जो एक्टिविटी थी ना वो मराठा साम्राज्य के खिलाफ थी और ये पेशवा बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। कौन? रघुनाथ राव। देन क्या होता है, सबसे बुरी घटना जो घटती है वो होती है क्या? माधव राव की डेथ हो जाना। ठीक है, अब माधव राव की डेथ क्यों हो गई? अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, माधव राव प्रथम की डेथ हो जाती है इन 1772 1772 में। ठीक है, इन 1772 माधव राव अनटाइमली डिमाइज ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस proved fatal to the expansion and the stability of the मराठा एम्पायर। ठीक है, तो यहां पर जो अकस्मात रूप से अनटाइमली जो डेथ हो गई है, ऐसे समय पर जो डेथ हो गई है जो सही समय नहीं था, यानी कि ये काफी कम एज में थे। ठीक है, युवावस्था में थे, उस समय पर इनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस, इट मींस टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके कारण जो मराठा साम्राज्य है उस पर काफी बड़ा आघात लगता है और मराठा साम्राज्य का जो एक्सपांसन है, जो विस्तार है, वो रुक जाता है और साथ ही मराठा साम्राज्य का एक्सपांसन भी रुक गया और मराठा साम्राज्य की जो स्टेबिलिटी थी उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसकी मृत्यु? माधवराव प्रथम। अब माधवराव प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी दौरान रघुनाथ राव भी कैद से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। ठीक है, रघुनाथ राव क्या हो गया है? कैद से आजाद हो गया। रघुनाथ राव वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हाउस अरेस्ट। अब क्या होता है? अब ऐसा लग रहा है कि रघुनाथ राव ही अगला पेशवा बनेगा क्योंकि माधव राव की डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रघुनाथ राव को अगला पेशवा यहां पर भी नहीं बनाया गया। अब अगला पेशवा किसे बनाया गया? तो अगला पेशवा बनाया गया माधव राव का ही एक और भी भाई था। ठीक है, माधव राव के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था नारायण राव। तो यहां पर अगला पेशवा कौन बना है? वो बना है नारायण राव। ठीक है, अब बताइए अब आप कि जो व्यक्ति पेशवा बनने के लिए कब से सपने देख रहा था, ठीक है, अपने भाई के समय पर से ये सपने देख रहा है कि किसी भी तरह बालाजी बाजीराव के स्थान पर वो पेशवा बन जाए, लेकिन बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई जून 1761 में, तब इसे लगा कि मैं पेशवा बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं बना। इसके स्थान पर कौन बना? इसके स्थान पर बना इसका भतीजा माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम के अंडर कंट्रोल में 11 साल रहा। फिर जब माधवराव प्रथम की भी डेथ हो गई लेकिन उसके बाद भी इसे पेशवा नहीं बनाया गया, इसके बाद किसे पेशवा बना दिया गया? नारायण राव प्रथम को। ठीक है, अब नारायण राव प्रथम को पेशवा बना दिया गया है लेकिन रघुनाथ राव को नहीं बनाया और उसे क्या कर दिया है? हाउस अरेस्ट से, हालांकि ये रिलीज हो गया। जो इसे कैद किया गया था ना, उस कैद से ये क्या हो गया? आजाद हो गया। अब जब ये कैद से आजाद हो गया और ये पेशवा बनने के लिए काफी तिलमिला रहा है, काफी ज्यादा झटपटाहट में है, अब क्या करेगा ये? ठीक है, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझें कि रघुनाथ राव जो पेशवा बना है, ही वॉज नॉट अ वेरी वेल एडमिनिस्ट्रेटर लाइक हिज ब्रदर माधवराव प्रथम। तो ये उतना योग्य नहीं है। ठीक है, उतनी टेक्टिकल स्किल्स इसके अंदर नहीं है, उतनी डिप्लोमेटिक स्किल्स इसके अंदर नहीं है, तो उतना योग्य नहीं है जितने माधवराव थे, जितने बालाजी बाजीराव थे, जितने बाजीराव बल्लाल थे और जितने बालाजी विश्वनाथ थे। तो उतना योग्य तो नहीं है बिल्कुल भी। कौन? नारायण राव। ठीक है, अब क्या होता है कि इस टाइम पर जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो भी क्या होने लग जाती है? कमजोर होने लग जाती है। उन पर इनकी पकड़ क्या होने लग जाती है? कमजोर होने लग जाती है। किस पर? मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी का मतलब जो इंदौर के होलकर्स हैं, ग्वालियर के सिंधिया हैं, नागपुर के भोंसले हैं, ठीक है, और साथ ही गायकवाड़ है कहाँ के? बड़ौदा के। तो उन पर जो कोऑर्डिनेशन था, जो कंट्रोल था, वो कमजोर हो जाता। हालांकि कुछ वहां की प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें कुछ रोल किसका होता है? रघुनाथ राव का भी होता है। ठीक है, रघुनाथ राव कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ षड्यंत्र या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, हरकतें करता रहता था जिससे कि पुणे पर या पुणे की पॉलिटिक्स कमजोर हो रही थी इन कॉन्फेडरेसी के साथ। जैसे जो नागपुर के भोंसले थे उनमें भाइयों के बीच में टकराव थी तो एक भाई को ये सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह से ना इंदौर की अगर होलकर्स की बात करें तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए सिंधिया की तो वहां पे सिर्फ महज्जी सिंधिया थे जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि महज्जी सिंधिया की प्रॉब्लम किसके साथ थी? तो मराठा साम्राज्य के उस समय के जो पुणे के एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। ठीक है, तो हालांकि उन्होंने हेल्प की, दोनों के बीच में एक संबंध थे, बट दोनों के बीच में ना एक थोड़ी सी राइवलरी भी थी, थोड़ी सी परेशानी भी थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि नारायण राव एक कमजोर किस्म के पेशवा है। ठीक है, उतना पकड़ नहीं है, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली उतने मजबूत नहीं है। अब यहीं पर रघुनाथ राव एक नई चाल चलता है और रघुनाथ राव 1773 में 1773 में एक कंस्पायरेसी करता है, एक षड्यंत्र करता है और बाय दी कंस्पायरेसी ही किल्ड नारायण राव।
और अपने इस षड्यंत्र के माध्यम से वो नारायण राव की हत्या करवा देता। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, एक बहुत ही बुरी घटना है हालांकि, लेकिन मराठा साम्राज्य में इस घटना को या मराठा इतिहास में इस घटना को बहुत ही याद किया जाता है। इन 1773 अगस्त 1773 30 अगस्त 30 अगस्त 1773 को, अब आप देखिएगा मराठा साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, एक समय पर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था और अचानक से ये कमजोर होते जा रहा है। 1761 में पानीपत का युद्ध हारे, फिर 1772 में 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। किस कारण से? टीबी के कारण से। तो जो उठता हुआ मराठा साम्राज्य था उसको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई। अब नारायण राव की हत्या करवा दी रघुनाथ राव ने, जो कि पेशवा बनना चाहता था। ठीक है, और 30 अगस्त 1773 को रघुनाथ राव की डेथ हो गई। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है बहुत बड़ी कि नारायण राव की भी डेथ हो गई है, अब किसे पेशवा बनाया जाएगा? देन रघुनाथ राव डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ पेशवा, और रघुनाथ राव ने अपने आप को अब क्या कर दिया है? पेशवाशिप के लिए डिक्लेयर कर दिया। अब कुछ समय के लिए फाइनली कौन पेशवा बना? रघुनाथ राव पेशवा बना। ठीक है, तो ये बात हम समझ लें कि रघुनाथ राव पेशवा बन गया है और लगभग सितंबर 1773 में वो पेशवा बन जाता। ठीक है, सितंबर 1773 में वो पेशवा बन गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे नारायण राव के ऊपर बात करते हैं। नारायण राव की जब हत्या हुई तब उसकी वाइफ जो थी गंगाबाई, इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था गंगाबाई। गंगाबाई, ठीक है। यहां पे ना एक बात ध्यान रखना, इनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी माधवराव प्रथम की, और इनकी जो वाइफ थी गंगाबाई उस समय पर गर्भवती थी, उस समय पर प्रेग्नेंट थी। इसके अलावा कोई भी सक्सेसर नहीं था, कोई भी राइटफुल हेयर नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इवन इनका भी कोई पुत्र नहीं था उस दौरान। ठीक है, रघुनाथ राव का भी, उनका भी पुत्र बाद में होता है बाजीराव द्वितीय के नाम से। अब क्या हुआ कि गंगाबाई प्रेग्नेंट थी, गंगाबाई गर्भवती थी उस समय, और इन्हें सबसे ज्यादा खतरा था, इन्हें और इनके पुत्र को, जो गर्भवती पुत्र जो था, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा किससे था? रघुनाथ राव से। ठीक है, तो इनकी सिक्योरिटी, इनकी सुरक्षा करना काफी जरूरी था और इन्हें सिक्योर या इन्हें सुरक्षित स्थान पर क्या किया गया? रखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नाना फडणवीस के द्वारा। अब देखिए क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए नाना फडणवीस सितंबर 1773 में, अब क्या हुआ, नाना फडणवीस ने थोड़ा सा जो मोड है वो चेंज किया और नाना फडणवीस ने 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जिसमें कई मंत्री भी थे, कई सेनापति भी थे और कई अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे मराठा साम्राज्य के। तो मराठा साम्राज्य के 12 लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है 12 भाई मंडल। तो नाना फडणवीस एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं 12 भाई मंडल। ठीक है, 12 भाई मंडल नाम से 12 लोगों का एक ग्रुप बनता है और ये बनता है सितंबर 1773 में। चीजों को सीक्वेंस में समझिएगा तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1773 में 12 लोगों का एक ग्रुप बनता है जिसे हम बोलते हैं 12 भाई मंडल इन सितंबर 1773 बाई नाना फडणवीस। नाना फडणवीस एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे इस समय मराठा साम्राज्य के, क्योंकि राइटफुल सक्सेसर कोई बचा नहीं है, पेशवाओं की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। नाना फडणवीस 12 लोगों को लेकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम है 12 भाई मंडल। अब 12 भाई मंडल का जो काम है वो ये है, या 12 भाई मंडल ने ये तय कर लिया है कि न्यायपालिका, अब न्यायपालिका जो है, जुडिशरी जो है, इनके ऊपर एक केस चल रहा है। किसके ऊपर? रघुनाथ राव के ऊपर एक केस चल रहा है, एक क्रिमिनल केस चल रहा है। किस चीज का? मर्डर ऑफ नारायण राव। ठीक है, तो मर्डर ऑफ नारायण। तो केस किस पर चल रहा है? रघुनाथ राव पर, और रघुनाथ राव के मर्डर का केस चल रहा है किस पर? नारायण राव के मर्डर का केस चल रहा है रघुनाथ राव पर। और अब ये जो 12 भाई मंडल है, इन लोगों ने ये तय किया, इन लोगों ने क्या तय किया है कि जब तक न्यायपालिका का निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं दे देती है, तब तक वो आत्मसमर्पण कर रहेंगे और रघुनाथ राव की पेशवाशिप में दबकर काम करते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही इनकी जो काम है, इनकी जो बेसिक काम है वो है गंगाबाई को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना जब तक कि गंगाबाई की कोई संतान नहीं हो जाती। ठीक है, तो 12 भाई मंडल ने ये तय कर लिया है कि यदि न्यायपालिका
ने रघुनाथ राव को नारायण राव की हत्या का जिम्मेदार बताया, यदि न्यायपालिका ने रघुनाथ राव को नारायण राव की हत्या का जिम्मेदार बताया तो क्या होगा, तो 12 भाई राघोबा को पेशवा नहीं मानेंगे। ठीक है, जो 12 भाई मंडल है वो इस व्यक्ति को पेशवा नहीं मानेंगे यदि इफ जुडिशरी डिक्लेयर्ड रघुनाथ राव एज द किलर ऑफ नारायण राव। ठीक है, तो उन्हें पेशवा के रूप में कंसिडर नहीं करेगा कौन, 12 भाई मंडल। ये तय किया 12 भाई मंडल ने। ठीक है, अब क्या होता है कि या नहीं माना जाएगा। ठीक है, पेशवा नहीं मानेंगे। और यदि गंगाबाई को बेटा होता है, ठीक है, और यदि गंगाबाई को बेटा होता है तो ये जो बेटा होगा उसे ही क्या माना जाएगा, पेशवा मान लिया जाएगा। ठीक है, उन्हें पेशवा बना देंगे, भले ही वो छोटा पुत्र होगा, छोटा बच्चा होगा, उसे ही पेशवा मान लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो बेटी होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर बेटी होती है, मान लो, तो अगर बेटी होती है तो क्या करेंगे, अगर बेटी होती है तो बाजीराव और मस्तानी का एक जो पुत्र था शमशेर बहादुर, जिसकी मृत्यु हो गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, उसका एक पुत्र हुआ करता था। ठीक है, उसका एक पुत्र हुआ करता था, उसे, जिसका नाम था बहादुर अली। तो बहादुर अली को क्या मान लिया जाएगा, उसे पेशवा बनाया जा सकता था। ठीक है, उसे पेशवा बना देते हैं। या फिर मान लो कि, या फिर क्या करते, या फिर राघोबा को ही पेशवा मानते। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड कर रही थी किस पर, जुडिशरी के डिसीजन पर। और जो जुडिशरी का डिसीजन था, जो न्यायपालिका का जो डिसीजन था, उसी पर डिपेंड कर रहा था किसका निर्णय, 12 भाई मंडल का निर्णय। ठीक है, अब ये सारी चीजें गुप्त चल रही थी, किसके दिमाग में चल रही थी, नाना फडणवीस के। अब आगे क्या होता है, देखिए राघोबा तो सितंबर 73 में पेशवा बन चुका था। कौन, राघोबा। अब ये पुणे में ही था। अब क्या हुआ कि सारे के सारे जो कार्य थे वो डिपेंड करते जब राघोबा पुणे छोड़कर बाहर जाता। अब राघोबा को पुणे से बाहर निकलने के लिए इंतजार किया जा रहा था किसके द्वारा, नाना फडणवीस और 12 भाई मंडल के द्वारा, कि किसी तरह ये बाहर निकले। और यही घटना घट जाती 1773 के लगभग या 74 के अप्रोक्स, जब अलग अलग मराठा राज्यों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, जैसे कि अर्काट या कर्नाटक के नवाब के द्वारा वहां पे जो मराठा स्टेट थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश होती है। ठीक है, अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक का जो नवाब था वो मराठा राज्यों पे हमला करने की कोशिश करता है। वहीं निजाम जो है वो मराठों पर हमला करने की योजना बनाता है। ठीक है, निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर मराठों पर हमला करने की योजना बनाता है। वहीं नागपुर की अगर बात की जाए तो वहां के भी जो 2 भाई थे उनमें भी प्रॉब्लम चल रही होती है। तब ये तय करता है रघुनाथ राव कि अब ये अर्काट के अभियान पर जाएगा या कर्नाटक के अभियान पर जाएगा, और ये साउथ की ओर अपना जो दल लेकर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये साउथ चला जाता है। इसी दौरान नाना फडणवीस पूरी की पूरी बाजी को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे राघोबा के जाने का। जैसे ही राघोबा जाता है वैसे ही नाना क्या करते हैं, पूरी की पूरी बाजी पलट देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, या पब्लिक से का ये कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं कि नारायण राव की मृत्यु में, नारायण राव की हत्या में किसका हाथ है, रघुनाथ राव का। ठीक है, पब्लिक को अपनी ओर कर लेते हैं, और किसके खिलाफ हो जाती है पब्लिक, नारायण राव की। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या होता है कि जो केस था किसके ऊपर चल रहा था, रघुनाथ राव के ऊपर, उसे वापस से ओपन कर दिया जाता है, या वो केस वापस से सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। और फरवरी 1774 के लगभग, फरवरी 1774 के लगभग अगर बात की जाए, तो जब ये जो व्यक्ति था रघुनाथ राव, ये तो साउथ में था, साउथ में अलग अलग टेरिटरीज को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, या मराठा साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय क्या होता है कि जो न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति प्रभु राम शास्त्री प्रभु ने, तो न्यायमूर्ति राम शास्त्री प्रभुणे ने ये रिजल्ट दे दिया है, ये निर्णय सुना दिया, ये वर्डिक्ट दे दिया है कि रघुनाथ राव ने ही नारायण राव की हत्या करवाई थी। रघुनाथ राव ने ही क्या किया था, षड्यंत्र किया था, और उसी के द्वारा नारायण राव की हत्या कराई गई थी। ठीक है, तो यहां पर पूरी तरह से ये गिल्टी साबित हो जाता है, और इसके ऊपर ये आरोप तय हो जाता है, और इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सुप्रीम जो दंड होता है, मृत्यु दंड, वो डिक्लेयर किया जाता है राम शास्त्री प्रभु ने, जो एक जज थे, जो एक न्यायमूर्ति थे, उनके द्वारा। ठीक है, ऐसी घटनाएं इंडिया के हिस्ट्री में उस समय पर बहुत कम देखने को मिलती है, जब न्यायमूर्ति या जुडिशरी का ऐसा डिसीजन आता है राजा के खिलाफ, ठीक है, रूलर्स के खिलाफ, जो उस समय के पेशवा थे। अब
इन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक सेना निकलती है पुणे से, इन्हें अरेस्ट करने के लिए, और इनके साथ भी एक आर्मी थी, इनके साथ भी एक सेना थी, वो भी इनका क्या कर रही है, अब इनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रही है। तो इनके खिलाफ इनके साथ एक सेना है। जब इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये तब बेल्लारी में होते हैं, मराठा जो शासक थे, मराठा जो रूलर थे, उनसे बात कर रहे होते हैं मुरारी राव से। उस समय उन्हें फरवरी 1774 में खबर मिलती है कि पुणे में क्या हो चुका है, तख्ता पलट किया जा चुका है। पुणे में क्या हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है। तब ये फटाफट से पुणे के लिए निकलते हैं, और जब ये पुणे के लिए निकलते हैं तो रास्ते में इनका और जो 12 भाई मंडल है उनकी सेना के बीच में युद्ध होता है, और ये 12 भाई मंडल की सेना को रघोबा की सेना हरा देती, ठीक है। लेकिन फिर जो और बड़ी जो सेना निकली हुई थी उनसे और इनकी जब भिड़त होने वाली होती है, तो ये समझ जाते हैं कि अब ये हराना पॉसिबल नहीं है। तब ये यहाँ से निकलकर अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पर शरण लेने के लिए चले जाते हैं, जैसे कि ये नागपुर चले जाते हैं। नागपुर से फिर ये अलग अलग जगह जैसे बुरहानपुर होते हुए फिर ये सूरत पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली सूरत में ये स्टे कर लेते हैं, सूरत चले जाते हैं। अलग अलग जगहों पर ना सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे इंदौर है या महजी सिंधिये हैं ग्वालियर के, वहां से सपोर्ट। लेकिन इन लोगों ने ना इनके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया, लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि सभी को पता था कि पुणे में क्या हुआ, नारायण राव की हत्या के पीछे किसका हाथ है, रघुनाथ राव का। अब फाइनली ये पहुंच गए हैं सूरत में, और सूरत में इन्होंने हेल्प मांगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों की कंपनी से, ठीक है। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से इनकी एक संधि हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। यहाँ से अब हम जो हिस्ट्री है इसे अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।